वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक MCQs, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पोएम के हमने सारे के सारे क्वेश्चन अपनी इस वीडियो में लिए हैं। इस वीडियो का एक ही पार्ट है, तो आपको कुछ और तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं और कितने आपको लर्न करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच ईयर द वेरी फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर वॉज कंपोज्ड। ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर किस ईयर में कंपोज की गई थी? इन अप्रैल 1799, इन मई 1799, इन जून 1799 या फिर इन जुलाई 1799। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन मई 1799। Question number 2. What is the another name of the poem 3 years she grew in sun and shower? 3 years she grew in sun and shower पोएम का दूसरा नाम क्या है? 3 years foster child, 3 years little girl, education of nature या फिर education of foster mother। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन ऑफ नेचर। ये इसका सेकंड टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड बैक टू नेचर? बैक टू नेचर किसने कहा है? विलियम कॉनग्रीव, विलियम एमसन, रूसो या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। ये कहा है रूसो ने। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो रूसो से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, यानी कि रूसो का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ पर था। विलियम वर्ड्सवर्थ भी नेचर लविंग थे और रूसो भी। और रूसो के जो व्यूज़ थे उन व्यूज़ ने विलियम वर्ड्सवर्थ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, in how many stanzas the poem The Education of Nature has been divided? ये जो पोएम है द एजुकेशन ऑफ नेचर, ये कितने स्टेंजाज में डिवाइड की गई है? 4, 5, 7 या फिर 9? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। ये पोएम डिवाइड की गई है 7 स्टेंजाज में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इस वीडियो में अभी तक 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बट यहाँ नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इन विच कलेक्शन द वेरी फेमस लूसी पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर इज एंटाइटल्ड एज द एजुकेशन ऑफ नेचर? जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है, जिसे लूसी पोएम के नाम से जाना जाता है, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर, इसका एक दूसरा टाइटल भी है द एजुकेशन ऑफ नेचर। ये जो टाइटल है लूसी पोएम का, द एजुकेशन ऑफ नेचर, ये किसके कलेक्शन में है? यानी कि नीचे जो नाम दिए गए हैं इनमें से किसी एक का कलेक्शन ऐसा है जिसमें इस पोएम का नाम द एजुकेशन ऑफ नेचर है। तो चलिए देखते हैं कि किसका कलेक्शन वो है जिसमें इस पोएम का नाम द एजुकेशन ऑफ नेचर है। पेलग्रेव, कॉनग्रीव, हेलन डर्बीशायर या फिर आर्थर ब्रूक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेलग्रेव। पेलग्रेव का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन में इस पोएम का नाम द एजुकेशन ऑफ नेचर है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज दिस पोएम?
विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को यानी कि द एजुकेशन ऑफ नेचर को कहाँ पर कंपोज किया था? इन फ्रांस, इन लंदन, इन जर्मनी या फिर इन पेरिस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन जर्मनी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को जर्मनी में कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच पोएम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड इन द फेमस हर्ट्स फॉरेस्ट? बहुत ही फेमस नाम के हर्ट फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कौन सी पोएम कंपोज की थी? एजुकेशन ऑफ नेचर, टिंटन एबे, VR7 या फिर द प्रेलूड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ये पोएम जर्मनी के हर्ट्स नामक फॉरेस्ट में कंपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज हर्ट्स? ये जो हर्ट्स हैं जर्मनी के फेमस वुड्स, ये जर्मनी में कहाँ पर सिचुएटेड हैं? इन जर्मनी नियर गोसलर, इन जर्मनी नियर आचन, इन जर्मनी नियर अ रिवर या फिर इन जर्मनी नियर अ लेक? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन जर्मनी नियर गोसलर। ये हर्ट्स नाम के फेमस फॉरेस्ट जर्मनी में गोसलर नाम की जगह के पास में सिचुएटेड हैं। दिस इज हर्ट्स वुड्स। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज रूसो? रूसो कौन था? अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड राइटर, अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड राइटर, अ डच फिलोसोफर एंड राइटर या फिर वर्ड्सवर्थ फ्रेंड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड राइटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रूसो? रूसो का फुल नाम क्या है? विलियम रूसो, जीन जैक्स रूसो, जैक्स रूसो या फिर एडमंड रूसो? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन जैक्स रूसो। ये रूसो का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नेचर इन दिस पोएम? इस पोएम में नेचर कौन है? मदर, स्टेप मदर, फ्रेंड टू लूसी या फिर फोस्टर मदर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोस्टर मदर। इस पोएम में नेचर जो है वो लूसी नाम की एक छोटी सी बच्ची की फोस्टर मदर यानी कि पोषक माता है। उसने लूसी को पाल पोस कर बड़ा किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द लिटिल गर्ल इन दिस पोएम? इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कई बार हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि उस छोटी सी बच्ची का नाम जो कि इस पोएम में है क्या है? ल्यूक, लूसी, लूमी या फिर एन? क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अ फेमस नेचर पोएम of William Wordsworth, who affected Wordsworth with his views on nature. गॉडविन, रूसो, गिजुभाई या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उन पर रूसो का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, यानी कि वो रूसो के व्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर द पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर वॉज पब्लिश्ड? ये जो पोएम है द एजुकेशन ऑफ नेचर किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1799, 1800, 1801 या फिर
1802। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया था कि ये पोएम 1799 में कंपोज की गई थी। अब ये पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश ये हुई थी 1800 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800। इस पोएम को 1799 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया और एक साल बाद 1800 में ये पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड इट वॉज पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेड के कौन से एडिशन में ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। ये पोएम लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी। इट मीन्स लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन जो आया था वो 1800 में आया था। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट कि लिरिकल बैलेड के कौन से एडिशन में द एजुकेशन ऑफ नेचर पोएम पब्लिश हुई थी, एंड लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। तो सेकेंड एडिशन जो था लिरिकल बैलेड का वो 1800 में पब्लिश हुआ था और उसी में वर्ड्सवर्थ की ये पोएम पब्लिश हुई थी, द एजुकेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टैंजा ऑफ द पोएम लूसी इज अ 3-year-old गर्ल? पोएम के कौन से स्टैंजा में लूसी जो है वो 3 साल की एक छोटी सी बच्ची है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। फर्स्ट स्टैंजा में दिखाया गया है कि लूसी ग्रे 3 साल की एक छोटी सी बच्ची है। क्वेश्चन नंबर 17, लाइक विच लूसी विल रोम इन द नेचर अकॉर्डिंग टू फोस्टर मदर? फोस्टर मदर के अकॉर्डिंग लूसी नेचर में किसकी तरह कूदती उछलती फिरेगी, बिल्कुल फ्री होकर, बिना किसी रोक टोक के? कैट, फॉन, माइस या फिर बटरफ्लाई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन। फोस्टर मदर कहती है कि मैं लूसी को इतनी स्वतंत्रता में, इतनी फ्रीडम में पालूंगी कि ये फॉन यानी कि एक छोटे से डियर के बच्चे की तरह उछलती कूदती नेचर में घूमा करेगी, फिरा करेगी, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच स्टैंजा नेचर सेज दैट शी विल मेक लूसी लाइक अ फॉन? नेचर किस स्टैंजा में कहती है कि वो लूसी को एक फॉन की तरह बनाएगी, यानी कि एक हिरन के बच्चे की तरह बनाएगी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। नेचर मदर ये बात थर्ड स्टैंजा में कहती है। क्वेश्चन नंबर 19, बाय whom would लूसी लर्न फ्रीडम? लूसी फ्रीडम किससे सीखेगी? नेचर लूसी को फ्रीडम सिखाना चाहती है, फ्रीडम में जीना सिखाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है नेचर में जिससे लूसी को फ्रीडम का लेसन सीखने को मिलेगा? बटरफ्लाई, ट्विंकलिंग स्टार्स, नाइटिंगेल या फिर क्लाउड्स? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड्स। नेचर कहती है कि क्लाउड्स लूसी को फ्रीडम सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हु विल टीच लूसी पोलाइटनेस? अब लूसी को पोलाइटनेस का जो चैप्टर सीखने को मिलेगा वो किससे मिलेगा? विलो ट्री, नीम ट्री, तुलसी ट्री
या फिर अ श्रब? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलो ट्री। ये विलो ट्री जो है ये बहुत ही फेमस है। बहुत सारे पोएट्स एंड राइटर्स विलो ट्री के बारे में बार बार लिखते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी इस पोयम में विलो ट्री को शामिल किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि विलो ट्री लूसी को पोलाइटनेस सिखाएगा, क्योंकि विलो ट्री जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, यानी कि वो लूसी को पोलाइटनेस के साथ झुकना सिखाएगा। Question number 21. What will motion of a storm provide to her youthful body? Motion of a storm लूसी की यूथफुल बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे? यानी कि जो स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म की जो गति होती है, आंधी और तूफान की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो लूसी के यूथफुल बॉडी में किस चीज़ को भरेंगे? स्ट्रॉन्गनेस, ग्रेस, ब्यूटी या फिर पेशेंस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेस। मोशन ऑफ स्टॉर्म से लूसी ग्रेस सीखेगी, यानी कि शान से रहना सीखेगी। क्वेश्चन नंबर 22. Which sound will provide beauty at Lucy's face? लूसी के फेस पे ब्यूटी किस चीज़ के साउंड प्रोवाइड करेंगे? यानी कि नेचर में ऐसा कौन सा साउंड है जो लूसी के फेस को सुंदरता देगा, उसे सुंदर बनाएगा? बर्ड्स, स्ट्रीम, ट्रीज या फिर विंड? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीम। मर्मरिंग साउंड ऑफ स्ट्रीम विल प्रोवाइड लूसीज फेस ब्यूटी। वो लूसी के फेस को ब्यूटीफुल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23. बाय हुज ब्यूटी शी वुड अफेक्टेड एट मिडनाइट? आधी रात को लूसी जो है वो किसकी सुंदरता से अफेक्ट होगी, यानी कि प्रभावित होगी? नेचर्स, फेरी, मून, ट्विंकलिंग स्टार्स या फिर पीस ऑफ नेचर? आधी रात को ऐसी कौन सी चीज़ है जो लूसी को अफेक्ट करेंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विंकलिंग स्टार्स। ट्विंकलिंग स्टार्स जब वो आधी रात को देखेगी तो उसकी ब्यूटी लूसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। क्वेश्चन नंबर 24. इन विच स्टैंजा पोएट इज फुल ऑफ पाथोस? ऐसा कौन सा स्टैंजा है जिसमें पोएट पाथोस से फिल है? यानी कि अभी तक जो पोएट है वो नेचर और लूसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश है कि लूसी नेचर में जी रही है, वो स्वतंत्रता से जी रही है और वो सब कुछ सीख रही है। लेकिन एक स्टैंजा ऐसा आता है कि पोएट जो है वो फुल ऑफ पाथोस हो जाता है। कौन से स्टैंजा में पोएट जो है वो उदास है? सेकंड, फोर्थ, 6 या फिर 7? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। यानी कि 7 स्टैंजा में पोएट जो है वो फुल ऑफ पाथोस है, यानी कि वो खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25. इन विच स्टैंजा नेचर विल मेक हर अ टॉल एंड हेल्दी मेडन? कौन से स्टैंजा में नेचर लूसी को टॉल एंड हेल्दी मेडन बनाएगी, यानी कि लंबी और हेल्दी लेडी बनाएगी? 5, 6, 7 या फिर 8? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। 6th स्टैंजा में नेचर उसे एक टॉल, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी मेडन बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 26. इन विच एज लूसी डाइज? किस एज में लूसी मर जाती है? इन चाइल्डहुड, इन यूथ, इन ओल्ड एज या फिर नन ऑफ दी अबव?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन यूथ। लूसी, जिसे फोस्टर मदर ने पाल पोस कर बड़ा किया था, वो अपने यूथ में ही मर जाती है और इसीलिए पोएट जो है वो स्टैंजा 7 में पाथोस से फुल है। क्वेश्चन नंबर 27, टू whom लूसी लेफ्ट दैट हीथ एंड काम एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस। अब वो जो स्थान है जहाँ पर लूसी रहती थी, यानी कि नेचर, वो बिल्कुल जंगली और बंजर हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है क्योंकि लूसी मर गई है। तो लूसी वो शांत और वो निर्जन एटमॉस्फेयर किसके लिए छोड़कर चली गई है? फोस्टर मदर, अनदर लिटिल गर्ल, नेचुरल एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट या फिर पोएट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोएट। लूसी जब मर गई है तो पोएट बहुत ज़्यादा उदास है और कहता है कि ये सारा जो निर्जन एटमॉस्फेयर है वो मेरे लिए, मुझे अकेला छोड़कर यहाँ चली गई है। क्वेश्चन नंबर 28, एट वॉट एज डोरोथी वर्ड्सवर्थ डाइड। किस एज में डोरोथी वर्ड्सवर्थ एक्सपायर हुई थी? एट 44, एट 48, एट 52 या फिर एट 56। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एट 56। एक्चुअली बहुत सारे जो लोग हैं, जो क्रिटिकल एनालिसिस हैं, वो कभी कभी ये मानते हैं कि लूसी जो है वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ ही है एक्चुअल में, बट डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो हैं वो 56 की एज में एक्सपायर हुई थी, यानी कि वो अपने यूथ में एक्सपायर नहीं हुई थी। तो अनदर क्रिटिकल एप्रिशिएटर्स का ये मानना है कि लूसी ग्रे जो हैं वो अपने यूथ में ही मर गई थी, इसलिए डोरोथी वर्ड्सवर्थ लूसी नहीं हो सकती। तो ये दो इंटरप्रिटेशन है जो अलग अलग क्रिटिकल एनालाइजर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंच बीलव्ड। वर्ड्सवर्थ की फ्रेंच बीलव्ड का नाम क्या था? एक फ्रांस की एक लड़की थी जिसे वर्ड्सवर्थ प्यार करते थे। उस फ्रेंच लड़की का नाम क्या था? मैरी एन वेलन एनेट, एन हैथवे, डोरोथी या फिर एन मैरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी एन वेलन एनेट। ये उनकी फ्रेंच बीलव्ड का नाम था। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज हिज डॉटर। विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर कौन थी? कैरोलाइन, क्रिस्टीना, जेनिफर या फिर मिशेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोलाइन। जो उनकी फ्रेंच बीलव्ड थी, उनसे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बेटी थी, उसका नाम था कैरोलाइन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वॉज कैरोलाइन बोर्न। ये जो कैरोलाइन उनकी फ्रेंच बीलव्ड की बेटी थी, वो उनका जो बर्थ था वो कब का था? ऑन डिसम्बर 15, 1792, ऑन डिसम्बर 15, 1794, ऑन डिसम्बर 15, 1796 या फिर ऑन डिसम्बर 15, 1798। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन डिसम्बर 15, 1792। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वॉज शी बोर्न। ये जो कैरोलाइन थी, इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? एट ऑर्लिन्स, ब्लॉइस, फ्रांस, इन पेरिस, फ्रांस, इन कोपेनहेगन या फिर इन मैनहट्टन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट ऑर्लिन्स, ब्लॉइस, फ्रांस। इनके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वो बेटी थी कैरोलाइन, वही लूसी थी। क्वेश्चन नंबर 33, अ फ्रेंड टू डोरोथी died in her early youth. Some critics say she was Lucy.
हाउ डिड शी डाइड? डोरोथी वर्ड्सवर्थ की एक फ्रेंड थी, वो अपने अर्ली यूथ में ही एक्सपायर हो गई थी। तो कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि वो लूसी थी। तो वो जो मरी थी वो किस वजह से, किस रीज़न की वजह से मरी थी? क्योंकि यूथ में अगर कोई भी मरता है तो उसकी जो डेथ है वो अननेचुरल ही मानी जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से वो अपने अर्ली यूथ में ही एक्सपायर हो गई थी? इन अ स्टॉर्म, ड्रोन, ऑफ कंज्यूमशन, ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ कंज्यूमशन। उनकी जो डेथ हुई थी वो कंजम्पशन से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34। इट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द 5 लूसी पोएम्स। द पोएट हैज़ blended all the poetic elements to the condition of perfect harmony. Who said the above lines about the education of nature? विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम द एजुकेशन ऑफ नेचर के बारे में ये ऊपर दी गई कोट किसने कही है? रूसो, हेलेन डर्बीशायर, गॉडविन या फिर कॉलेरिज? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलेन डर्बीशायर। इन्होंने ये ऊपर वाली कोट द एजुकेशन ऑफ नेचर के बारे में कही है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 35। इफ अ चाइल्ड वर अलाउड टू सेटिस्फाई इट्स नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज्ड टू फॉलो इट्स ओन intuitions, it would develop into a better man than a child instructed in the artificial atmosphere of education institution. Who said? ये जो कोट है ये बहुत ही फेमस कोट है। ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, रूसो या फिर लुइस कैज़िमिन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। जी हाँ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं बल्कि रूसो ने कहा है कि एक बच्चे को अगर नेचुरल एटमॉस्फेयर में उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करने की कोशिश की जाए, उसे एनकरेज किया जाए, उसके वो ज़्यादा अच्छा है बल्कि उससे कि उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में पढ़ाया जाए। यानी रूसो का मानना था कि बच्चे को पहले नेचुरल एटमॉस्फेयर में बड़ा होने देना चाहिए, उसके बाद किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहिए, ना कि बिल्कुल बचपन से ही उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में डालना चाहिए। तो ये लाइंस कही हैं रूसो ने। Question number 36, which is the world famous book of Rousseau. रूसो की वर्ल्ड फेमस बुक कौन सी है? ऑफ एजुकेशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल इनहेबिटेंट्स या फिर नन ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Question number 37. In which book Rousseau has presented his views on nature? In this book, he has presented a child like Lucy. रूसो की कौन सी बुक है जिसमें रूसो ने नेचर के बारे में अपने व्यूज़ दिए हैं? और उसी बुक में रूसो ने लूसी की तरह एक चाइल्ड को भी प्रेजेंट किया है, यानी कि एक छोटे से बच्चे को प्रेजेंट किया है अपनी उस बुक में, जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने द एजुकेशन ऑफ नेचर में लूसी को प्रेजेंट किया है। और ऐसा माना जाता है कि शायद वर्ड्सवर्थ रूसो की उसी रचना से प्रभावित थे और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये लूसी पोएम्स लिखी हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑन एजुकेशन, नेचर एंड मैन या फिर एजुकेशन ऑफ नेचर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन एजुकेशन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन एजुकेशन। जबकि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की फेमस बुक भी रूसो ने ही लिखी है, लेकिन उसने अपने व्यूज़ नेचर पर और एक बच्चे को प्रेजेंट किया है जो बिल्कुल लूसी जैसा है। वो जो किया है वो किया है ऑन एजुकेशन में। ऑन एजुकेशन का जो दूसरा नाम है वो है एमील। रूसो की जो ये फेमस रचना है ऑन एजुकेशन, या फिर इसका दूसरा टाइटल है एमील। इस रचना में रूसो ने एमील नाम के एक छोटे से बच्चे को प्रेजेंट किया है जो बिल्कुल लूसी ग्रे की तरह नेचुरल एटमॉस्फेयर में बड़ा होता है, ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिट नहीं कराया जाता, बल्कि उसे नेचर पालता है। तो रूसो की ये जो एमील और ऑन एजुकेशन रचना है, ये बिल्कुल वर्ड्सवर्थ के द एजुकेशन ऑफ नेचर से मिलती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो चलिए देखते हैं इस पोएम के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन स्टैंजाज। पोएम में 7 स्टैंजा हैं जो कि 6 लाइन स्टैंजाज हैं। द मीटर इज इम्बस। पोएम में इम्बस मीटर को यूज किया गया है। The 3rd and 6th lines of each stanza is an iambic trimeter, while the remaining 4 lines are iambic tetrameter. 3rd और 6th लाइन जो है उनमें ईच स्टैंजा इयम्बिक ट्राईमीटर में है, और बाकी की जो लाइंस हैं, बाकी की जो 4 लाइंस बची हुई हैं वो इयम्बिक टेट्रामीटर हैं। There is also an extra syllable at the end of many lines for the sake of rhyme. राइम बनाने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी लाइंस के लास्ट में एक एक्स्ट्रा सिलेबल भी यूज़ किया है। Imagery has been used widely as happy tale, glad and bower, earth and heaven, etc. इस पोएम में इमेजरी बहुत ही ज़्यादा वाइड रूप से यूज़ की गई है। तो ये थे लूसी पोएम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इसी पोएम की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस पर। इस पोएम की कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती हैं, यानी कि पूछी जाती हैं। हमने इस पूरी पोएम में से केवल 5 लाइंस सेलेक्ट की हैं जो हमें लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लाइंस बहुत ही फेमस है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट लाइन कौन सी है। माई सेल्फ will to my darling be both law and impulse and with me। इन लाइंस में पोएट कहता है कि प्रकृति ने अपने मन में कहा कि वह स्वयं अपनी प्रिय बच्ची लूसी की शासक और प्रेरणा स्रोत होगी, यानी कि वो उसकी शासक और उसकी प्रेरणा दोनों की ही ड्यूटी निभाएगी। नेचर एज अ फोस्टर मदर फॉर लूसी। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में से ली गई है। लाइन नंबर 2, शी शैल बी सपोर्टिव एज द फोन दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन। ये लाइंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए इन लाइंस में एक वर्ड आया है फोन, यानी कि नेचर उसे फोन की तरह बनाना चाहती है। इस लाइन में, इन लाइनों में नेचर कहती है कि मेरे अभिभावकत्व में लूसी ऐसी प्रसन्नचित रहा करेगी जैसा वह मृग होना जो आनंद विभोर होने के कारण कुलाचे भरता हुआ घास के मैदान पर निकल जाता है या पर्वतीय भाग पर दौड़ता हुआ चढ़ता है। तो नेचर यहाँ कहती है कि मैं लूसी को एज अ फोस्टर मदर उसका पालन पोषण कर रही हूँ। तो मेरा जो पालन पोषण करने का तरीका है, मेरा जो पेरेंटिंग का तरीका है वो ऐसा है कि लूसी बिल्कुल आनंद की तरह इस जंगल में रहेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक मृग का बच्चा रहता है, और कुलाचे भरती हुई फिरा करेगी इस नेचुरल गार्डन यानी कि जंगल में।
तो ये लाइंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि लूसी को कैसा बनाएगी नेचर, यानी कि फॉन की तरह बनाएगी। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस स्टैंजा में नेचर लूसी को फॉन की तरह बनाएगी। तो ये थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन कौन सी है। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड। यहाँ पर प्रकृति कहती है कि आकाश में बहते हुए बादलों को देखकर लूसी स्वतंत्रता का सही मूल्य समझेगी। यानी कि जैसे वो देखेगी कि आकाश में बादल कितने स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उनको देखकर लूसी फ्रीडम की वैल्यू को समझेगी। यानी कि यहाँ पर प्रकृति कहती है कि क्लाउड्स लूसी को स्वतंत्र होना सिखाएंगे या स्वतंत्रता की भावना लूसी के अंदर भर देंगे। नेक्स्ट लाइन है द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर। नेक्स्ट लाइन में लूसी कहती है आधी रात के समय भी लूसी का मस्तिष्क प्रकृति के प्रभाव के लिए खुला रहेगा। वह अर्धरात्रि के टिमटिमाते हुए तारों को आनंद पूर्वक निहारेगी जो उसे आनंद प्रदान करेंगे। यहाँ प्रकृति कहती है कि आधी रात में भी लूसी के ऊपर नेचर का इम्पैक्ट उतना ही होगा जितना कि दिन में। रात में लूसी ट्विंकलिंग स्टार्स को देखा करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव while she and I together live here in this happy dale। इन लाइन्स में प्रकृति कहती है कि वह ऐसे ही दूसरे और भी प्रभाव लूसी के मस्तिष्क पर उस समय डालेगी जब लूसी उसके साथ यहाँ वृक्षों से ढकी हुई इस छोटी सी घाटी में रहा करेगी। तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स थीं जो कि पोएम द एजुकेशन ऑफ नेचर से ली गई हैं। ये लाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम 3 Years She Grew in Sun and Shower के MCQ का सेशन। ये सेशन आई होप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नई पोएम के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड देखते रहिए बेसिक शाला।